जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 Cl3, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया CONH3 का होल 6 Cl3। ये कोऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि अगर आप इसे देखिएगा तो सेंट्रल एटम कोबाल्ट हो गया, इसके साथ लगने वाले 6 अमोनिया लिगेंड्स हो गए, तो ये NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा, पांचवा और ये छठवां। ये जो स्ट्रक्चर आपकी बन रही है, यहां पर क्या होता है, लिगेंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसको देते हैं। तो जब ये सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे तो बनने वाले ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब सेंट्रल एटम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, उस 3 पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमने 3 Cl नेगेटिव लगा रखे हैं। तो इस 3 पॉजिटिव चार्ज को आयनिक बॉन्ड बना करके ये Cl नेगेटिव सेटिस्फाई करेंगे। अब आयनिक बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोई बॉन्ड शो नहीं करते, हम इसको कहीं पे भी एक अट्रैक्शन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो जैसे कंपाउंड है आपका CONH3 का होल 6 और 3 Cl इसमें लगे हुए हैं, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट है। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज शेयर्ड बाय द सिंगल एटम्स। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी है जिसे मैं ले जा सकता हूं, अर्जुन गुप्ता ले जा सकता है, पैसा मैंने खर्च किया है, लेकिन दोनों का राइट है, अर्जुन भी ले जा सकता है, मैं भी ले जा सकता हूं। इसका मतलब ये हमारे बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें मैं डोनर हो गया तो रिसेप्टर हो गया, अधिकार दोनों का है, दोनों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों से यूज कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग किसकी है, सिर्फ एक डोनर एटम की। आई बात समझ में? जी हाँ, तो वो कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम कोबाल्ट रिसेप्टर का काम करेगा। ये जो अमोनिया है इसके लोन पेयर इधर शिफ्ट करके गए हैं, ये कोऑर्डिनेट कर गए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के गए हैं, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से बनने वाला कंपाउंड होगा। तो ये जो 3 पॉजिटिव है उससे सेटिस्फाई किससे किया गया है, 3 पॉजिटिव को सेटिस्फाई किया गया है 3 Cl लगा करके। तो इस पूरे कंपाउंड में कुछ टर्म हमारे काम आने वाले हैं, उन सारे टर्म को हमें अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले आता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा, दीज आर द मेटल एटम्स और आयंस, मतलब ये एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड्स। क्या बनाएंगे, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड्स। ठीक है सर। दूसरी बात, यहां पर हमारा जो कोबाल्ट है वो एक सेंट्रल एटम है जिसने लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। दूसरी बात आती है इसमें लिगेंड्स। अब लिगेंड क्या है, लिगेंड्स आर द डोनर एटम और एनायन, कभी कभी कैटायन। लिगेंड्स आर द डोनर एटम, एनायन और कैटायन, जो क्या करेंगे, ये सेंट्रल एटम के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो लिगेंड्स आर द डोनर स्पीसीज विच में बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनायंस। अच्छा, कभी कभी कैटायंस भी होते हैं। कैटायन का मतलब है जैसे H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव में क्या है, ओवरऑल तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर भी होता है, तो जिसके पास भी लोन पेयर है वो लिगेंड का काम कर सकता है। ठीक है, तो लिगेंड्स आर द डोनर स्पीसीज विच कंटेन आइदर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी डेफिनेशन आती है अपने पास में काउंटर आयन। क्या होते हैं बच्चा काउंटर आयन? काउंटर आयन ये कैटायन और एनायन हो सकते हैं।
तो काउंटर आयन आर द कैटायन और एनायन विच सेटिस्फाई चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ पूरा जो कंटेंट है ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसके चार्ज को, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो लगाए गए कैटायन और एनायंस होते हैं इनको कहते हैं हम लोग काउंटर आयन। जैसे इस वाले कंपाउंड में आपका क्लोराइड काउंटर आयन है। एक और एग्जांपल हम इसका लें, जैसे K3FeCN का होल 6 है। इस वाले कंपाउंड में जो पोटेशियम है ये आपका काउंटर आयन होगा। तो काउंटर आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से या तो आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके साथ में लगने वाले काउंटर आयन एनायन होंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाले काउंटर आयन आपके कैटायंस होंगे। ठीक है, बताइए अर्जुन क्या कर रहे हो? जी जी, किसके ऊपर चार्ज आया? पॉजिटिव नहीं आ, पॉजिटिव क्यों आ गया? मैंने जो मोटरसाइकिल खरीदी है वो मोटरसाइकिल मेरे पास ही तो रखी हुई है, ट्रांसफर थोड़ी हो गई है वो कहीं। कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो इस पे पॉजिटिव है। एक पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इसके चार्ज को सेटिस्फाई किया है Cl ने। समझ गए? ये रिसेप्टर है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कल मैंने बताए थे आपको कि इनके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल एम्प्टी अवेलेबल होते हैं। उस खाली डी ऑर्बिटल में इनके कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन्स को, इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्ड बनाया जाता है इसके साथ। इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होती है। ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब आती है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होंगे? दीज आर द कैटायन और एनायन विच सेटिस्फाई चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नया वर्ड आ गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम सीमा, सेंट्रल मेटल एटम सीमा हो गया, और उसके सराउंडिंग में पाए जाने वाले लिगेंड्स। ठीक है, तो आपको पता है सीमा के पीछे लिगेंड दौड़ते रहते हैं। सीमा मतलब सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ में लगने वाले कौन से हैं? लिगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स लगे होते हैं, इन दोनों को कॉमनली क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जब वो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा, अगर आप इसको आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इसी कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में, जैसे ये कंपाउंड है, इसको आप आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बन जाएगा? CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। मतलब कॉम्प्लेक्स को आपने अलग कर लिया और उसके काउंटर आयन को अलग कर लिया। ये जो कंडीशन है जो आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का है, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सेंट्रल एटम एंड लिगेंड व्हेन रिप्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बात तो वही है, सेंट्रल एटम और लिगेंड इसमें भी थे और इसमें भी है। फर्क इतना है, जब कंपाउंड के फॉर्म में है तो उसको बोल दिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अलग अलग करके रख दिया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाएगा इसको। अगली बात, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि ये सामने बनाया हुआ है,
CO सारे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़े हुए हैं, क्लोराइड आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यहां पर भी वही बात है, सेंट्रल एटम लिगेंड इसमें भी है, पर जो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल एटम और लिगेंड होता है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो इसका मतलब ये तीनों एक जैसी है। कंपाउंड में है सेंट्रल एटम लिगेंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम विद लिगेंड्स। कोई सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस वाले कंपाउंड में अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करता हूं तो मुझको 6 दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम विद द लिगेंड्स इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, चलिए इसके बाद आता है अगला डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड विद सेंट्रल एटम। अब एक अमोनिया सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, ये है उसकी डेंटिसिटी। तो अमोनिया तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यूनिडेंटेट हो गया, मोनोडेंटेट हो गया। तो कोई सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन कोई लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, ये है उसकी डेंटिसिटी। कैसे समझेंगे इस बात को, जरा देखिएगा। जैसे अभी अमोनिया की बात करी हमने, तो अमोनिया सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये मोनोडेंटेट हो गया। अगर मैं बात करता हूं ऑक्जेलेट, तो ऑक्जेलेट में क्या होगा? 2 नेगेटिव होंगे, तो इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई, तो ये आपका बाइडेंटेट हो गया। EN की बात करें, इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन CH2CH2, डायमीन 2 NH2 हो गए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये भी आपका बाइडेंटेट हो गया। तो कोई लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ, इसे उसका क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका डेंटिसिटी हो गया। अगला आता है इसमें, ये ऊपर से मिटा देता हूं, समझ गए होंगे इतने तो। अगले नंबर पे आता है अपना नया टर्म होमोलैप्टिक कंपाउंड। होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक का मतलब होता है कि कंपाउंड कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे ये जो कंपाउंड है ये आपका होमोलैप्टिक है, यानी कि दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कंपाउंड। तो जिन कंपाउंड में केवल 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे वो आपके होमोलैप्टिक हो गए। ठीक है। दूसरा आता है हेट्रोलैप्टिक लिगेंड, सॉरी हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड। अब हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे इसमें CO सेंट्रल एटम हो गया, अमोनिया लिगेंड है, H2O लिगेंड है, क्लोरीन 2 ले लिए हमने, ये भी लिगेंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वेरी फर्स्ट एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, उसके अलावा जितने भी होते हैं सारे लिगेंड्स होते हैं, और ब्रैकेट से बाहर जो आएगा वो काउंटर आयन होगा। तो इस वाले कंपाउंड में CO NH3 का होल थ्राइस, H2O Cl2 Cl में CO सेंट्रल एटम, ये तो सीमा है, ये सारे के सारे उसके लिगेंड्स हैं, और ये आपका काउंटर आयन होगा। तो अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो हेट्रोलैप्टिक, और 1 टाइप ऑफ लिगेंड है ओनली
तो होमोलैक्टिक कंपाउंड बोला जाता है। अगली बात करें, चीलेट एंड चीलेशन। चीलेट एंड चीलेशन, अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ मिलकर के एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो अपन उसको चीलेट मॉलिक्यूल कहते हैं और इस प्रोसेस को चीलेशन कहेंगे, जिसके थ्रू इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, COEN का होल थ्राइस Cl3, ये कंपाउंड है, EN कहते हैं इथेन 1,2 डायमीन, जो अभी मैंने लिखाया था यहाँ पे इथाइलिन डायमीन। तो ये सेंट्रल एटम, स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, हमेशा इसी तरह से बनाने होंगे अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हो तो। EN होता है NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक ही लिगेंड होता है पूरा EN जो दो जगह से बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, क्योंकि ये बाइडेंटेड है। तो सेंट्रल एटम के साथ मिलकर के इसने बना लिया रिंग स्ट्रक्चर। तो जब कोई भी लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ में रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उस कंपाउंड को हम लोग चीलेट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख दो या फिर EN लिख के भी काम चला दो, तुम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसी कंपाउंड में जितनी बड़ी रिंग बनेगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो चीलेट बनने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको कहते हैं हम लोग चीलेट इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, when central atom and ligand form ring structure with the, when polydentate ligand form ring structure with the central atom, then such type of compound are called chelate molecule, and the process of formation of such compound is called chelation. Due to formation of chelate molecule, stability of compound increases. Obviously बात है, एक एक लिगेंड एक एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जब एक लिगेंड दो दो तीन तीन बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आपकी रिंग कितनी बड़ी है। रिंग में जितने ज्यादा एटम्स होंगे कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाती है। इसे कहते हैं लल्ला हम लोग चीलेट इफेक्ट। क्या कहते हैं? चीलेट इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चीलेट मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड इट्स चीलेट इफेक्ट। ओके, चलिए अगला टर्म आता है किरैल एंड किरैलिटी। किरैल एंड किरैलिटी क्या होती है? अगर हम कार्बन के केस में बात करते हैं बेटा, तो उसका मतलब ये होगा कि किरैल कंपाउंड वो होता है, किरैल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये कंपलसरी थिंग नहीं है कि उसके सारे लिगेंड डिफरेंट हो। यहां पर तो बात यह है कि इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, if compound is optically active and it can rotate plane polarized light in any of the direction, either clockwise or anti-clockwise, then such compound are called chiral compound, and the process of rotation of white light, plane polarized light in any direction is called its chirality. ये थोड़ा सा फर्क है हमारे ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के केस में क्या बोलते थे, वहां पे कार्बन लेना है, कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी। जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, OH हो गया, H हो गया, C2H5 है, ये आपका किरैल कार्बन माना जाता था।
कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या है कि 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बस कुछ डिफरेंट लिगेंड होंगे तो लाइट को रोटेट कर सके, उसका जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल न हो तो वो किरेल माना जाता है, और इस फिनोमिना को किरेलिटी कहेंगे अगर वो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर पाता है। तो क्या कह रहा है बेटा? तो मैं वही तो बात कर रहा हूं आपको कि लाइट को रोटेट करने वाला होना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये सीओ है, इसमें ये ज्योमेट्री बनी EN अब यहां पे आप देख रहे हैं सारे लिगेंड बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन अगर इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज बनाने पर इसकी जो ज्योमेट्री बन के आएगी वो इस तरह से आएगी, EN और EN। बताओ ऑर्गेनिक वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें? हो रही है? मुझे तो नहीं लग रही हो रही है इसमें। और ऑर्गेनिक में तो वो कंडीशन होती थी कि हमारे पास सारे लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। इस वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखिए, क्या सारे लिगेंड डिफरेंट हैं? जी नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज है, अगर मैं इसे मिरर इमेज के ऊपर रखता हूं तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जो सुपर इम्पोजेबल नहीं है वो आपका किरेल माना जाएगा, यानी कि यहां पे ग्रुप डिफरेंट नहीं होने के बावजूद भी ये कंपाउंड किरेल है और ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंट थिंग हो गई हमारी इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में पहला काम ये था कि कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। यहां बात इस बात पे आगे बढ़ाई जाएगी कि अगर वो मिरर इमेज ऑब्जेक्ट इमेज को या ऑब्जेक्ट इमेज मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं करता, मीन्स कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहां पर हम 6 के 6 ग्रुप डिफरेंट लाएं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे की बात करें। अगला टर्म आता है अपना, अब इसको एक्सप्लेन करने की पहली बार जो कोशिश की थी वो वर्नर साहब थे, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी से स्टार्टिंग होती है इसकी, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हालांकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, लेकिन एक शुरुआत दे दी है, एक इनिशिएशन कर दिया उसने रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। वर्नर साहब ने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, मतलब सेंट्रल एटम और लिगेंड दो ही चीजें हैं जो मिलकर कोऑर्डिनेट बनाती हैं। जो हम काउंटर आयन की बात कर रहे थे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज ओनली यूज फॉर द सेटिस्फाइंग चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सेंट्रल एटम एंड लिगेंड कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दे हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, यस, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल वैलेंसी एंड सेटिस्फाइड बाय द एनायंस ओनली। इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे जो चार्ज है 3 पॉजिटिव, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो 3 क्लोराइड लगाए हैं ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा याद रखना उतनी ही होगी जितना सेंट्रल एटम पर चार्ज होगा। अगर सेंट्रल एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो उसकी कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड्स ओनली। यहां पर आपको जो अमोनिया जुड़े हुए दिख रहे हैं, यहां पर 6 अमोनिया, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या है ये? सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द
लिगेंड्स ओनली। पहला पॉइंट था सेंट्रल एटम और लिगेंड कंबाइन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दूसरा पॉइंट है दे हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अगला पॉइंट हो गया प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाई बाय द एनायंस। अगला पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाई बाय द ligands only. Geometry of compound depend upon the ligands. If they have 4 ligand, then geometry will be either square planar or octahedral. If they have 6 ligand, then geometry will be octahedral. तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं वर्नर थ्योरी के। इसे शुरुआत मिल गई, बाकी साइंटिस्ट ने इस पे भी डिस्कवरी स्टार्ट कर दी और फिर बहुत सारी थ्योरी हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।